हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन विद राहुल में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं सीजीडी के लिए और हमने अभी एयरफोर्स के लिए भी संभाली है कमान, जिसके लिए हमारे इंग्लिश के दीपक सर हैं, उनको लेके आए हैं। उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है दोस्तों। उनसे बात करेंगे और मिलेंगे, वो अपना बताएंगे जैसे कराएंगे सिलेबस। उनसे बात कर लेते हैं दोस्तों। हेलो सर। थैंक यू राहुल सर। आज स्टार्ट करते हैं फिर अपना एयरफोर्स का सिलेबस। इंग्लिश को लेकर चलते हैं, ठीक है राहुल सर, धन्यवाद। तो ओके, अच्छा हम ना एयरफोर्स का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पर वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप को लेकर टारगेट करेंगे। इसमें जो मेरे को बोला गया है राहुल सर के आदेश अनुसार मुझे इंग्लिश पढ़ाने हैं, तो मैं एक्चुअली इंग्लिश आपको पता है 20 मार्क्स का इंग्लिश का एग्जाम में आता है और 20 मार्क्स को हमें कंप्लीट करना है। हमें 19 नहीं लेके आने, हमें 20 में से 20 ही लाने हैं और 100% लेके आएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं। आज पहले तो हम सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या होता है इंग्लिश का। देखो बेटा, अगर हम सिलेबस की बात करें इंग्लिश की, तो सिलेबस को हम ना 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 होता है कंप्रेहेंशन, सेकंड जो सबसे पॉपुलर होता है इसको बोलते हैं ग्रामर, और थर्ड इज लास्ट वोकेबुलरी। तो सबसे ज्यादा वेटेज वोकेबुलरी का होता है। अगर आपको वोकेबुलरी अच्छी तरह से आती है तो आप कंप्रेहेंशन बहुत इजीली कर पाओगे। कंप्रेहेंशन का मतलब आप लोग सभी जानते होंगे, इसमें आपने जब आप 11th 12th में पढ़ते होंगे एकेडमिक में, तो आपने देखा होगा अनसीन पैसेज जो होता था, वही सेम है। अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है, एक पैसेज हमें दिया जाता है, उसमें से हमें क्वेश्चन आंसर निकालने होते हैं। कभी इसी में से हम ना एक दो क्वेश्चन, जैसे आपका सिनोनिम्स का हो गया या एंटोनिम्स का, वो इसी से ही निकल के आ जाता है। तो ये करीब किसी भी एग्जाम में अगर देखने थे तो 4 से 5 मार्क्स का देखने को हमें मिलता है। अच्छा, ग्रामर की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जो सीबीएसई वाले बच्चे उनकी ग्रामर थोड़ी सी लैक होती है कंपेयर देन यूपी बोर्ड वालों की वजह। तो अगर हम बात करते हैं अगर ग्रामर पोर्शन की, तो ग्रामर को हम ना 2 भागों में देखते हैं। एक आपका ग्रामर का पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल ग्रामर, और एक होता है आपका फंक्शनल। अब देखिए, स्ट्रक्चर ग्रामर जो स्टार्ट होती है वो आपकी स्टार्ट होती है वर्ब से। इसमें हम ना बेसिक चीजें सीखते हैं। वर्ब की, वर्ब क्या होता है, कितने तरह की वर्ब होती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। उसके बाद इसी के बाद जो सेकंड आता है वो आता है टेंस, और टेंस से रिलेटेड आता है आपका कंडीशनल सेंटेंस। जैसे आपका टेंस कंप्लीट होता है, कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट होता है, देन आपका आता है वॉइस, जिसमें आप एक्टिव और पैसिव पढ़ते हो। एक्टिव पैसिव के बाद हम लेके चलते हैं नरेशन, और इसी में आपका इंक्लूड जाता है क्वेश्चन टैग। ये आपका जितना भी मैंने यहाँ पे लिखे, जैसे टेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, आपका वॉइस है, आपका नरेशन है और क्वेश्चन टैग है, तो ये चीजें आपके स्ट्रक्चर ग्रामर को मजबूत करती हैं। और देन अब हम बात करते हैं फंक्शन ग्रामर की। तो फंक्शन में आपने देखा उसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं। वर्ब को छोड़कर हम बात करें, जैसे नाउन, प्रोनाउन हो गया आपका, प्रीपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीपोजिशन किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कंजक्शन, इसी में आपका एडजेक्टिव होता है, इसमें एडवर्ब, और आपका इंटरजेक्शन। एक्चुअली इंटरजेक्शन हमारे सिलेबस में है ही नहीं और आता भी नहीं है, कभी पूछा भी नहीं आता। अगर हम बात करते हैं वोकैब सेक्शन की, तो वोकैब सेक्शन में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका सिनोनियम, आपका एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको ओडब्ल्यूएस बोलते हैं, आपका फ्रेजल वर्ब। अब इसमें एक चीज आप देखना, प्रीपोजिशन एक फंक्शनल ग्रामर के अंदर होता है और एक वोकैब में होता है, जिसको हम बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, और एक आपका होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैं एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको इंग्लिश की अगर बात कर रहे तो वो यही सिलेबस होता है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। प्रॉपर हमारा एक गाइडेंस होगा आपके पास कि हम कंप्रेहेंशन को साथ के साथ लेके चलेंगे, इधर ग्रामर भी साथ के साथ लेके चलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर पोर्शन की बात करें वोकैब को भी हम साथ में लेके चलेंगे। अच्छा, इसमें एक तीनों का एक कंबाइंड भी हम देखने को मिलता है, जिसको आप बोलते हैं क्लोज टेस्ट।
क्लोज टेस्ट के बारे में आपने पहले सुना होगा कभी। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक पैसेज होता है, ठीक है। अब उस पैसेज में से कुछ चीजें ब्लैंक कर दी जाती है और नीचे हमें एक ऑप्शन दिए जाते हैं और उन ऑप्शन की हेल्प से हम उनको फिल करते हैं, तो इनको हम लेके आते हैं क्लोज टेस्ट में। अच्छा, क्लोज टेस्ट मैंने कंबाइंड क्यों बोला, क्योंकि पैसेज का कटा हुआ पोर्शन नंबर 1, देन उसमें वोकेबुलरी की हेल्प हमको बहुत चाहिए, और अगर हमें जरूरत पड़े तो हमें ग्रामर की भी जरूरत पड़ती है। तो तीनों को अगर हम मिला देते हैं ना, तब जाके क्लोज टेस्ट प्रॉपर हमारा बन पाता है, ठीक। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक। अच्छा, मैंने एक बात बोली जीरो लेवल, क्या जीरो लेवल वास्तव में होता है? चलिए, इंग्लिश में कोई जीरो लेवल होता ही नहीं है, इंग्लिश में होता है बेसिक लेवल। तो हम पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस। तो देखो, बेसिक में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत होती कैसे है और किस तरह से हम आगे अपने सिलेबस को बढ़ाएंगे, ठीक। जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश की, देखो इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश सर एक लैंग्वेज भी है और एक सब्जेक्ट भी है। लैंग्वेज तब है जब इसको बोला जा रहा है, और सब्जेक्ट तब है जब इसको लिखा जा रहा है, और दोनों ही काम हम देखते हैं इंग्लिश के अंदर में, इसको लिखते भी हैं और इसको बोलते भी हैं। अच्छा, इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश है क्या? इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश एक साउंड पर डिपेंड होती है। किस पर? साउंड पर। और इंग्लिश में जो साउंड होते हैं वो होते हैं 44 साउंड। इन 44 साउंडों को अगर हम फर्दर बांटते हैं तो दो भागों में बांट लेते हैं। एक साउंड होता है आपका वॉवल साउंड, जिसको आप लोग वॉवल्स बोलते हैं, और एक होता है कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में भी आपने देखा, इंग्लिश में 44 साउंड, और अभी तक आपने कभी साउंड के बारे में पढ़ा भी नहीं होगा। वो आपने सिर्फ इतना पढ़ा होगा 26 लेटर होते हैं, जिसमें ए ई आई ओ यू 5 आपके वॉल्स होते हैं और बाकी 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये तो आपके लेटर है। अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड 44 होते हैं इंग्लिश के अंदर, इसमें वोवल साउंड होते हैं 20 और 24 क्या होते हैं आपके कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा HIT, एक लिखा LIGST। अब देखो आई के साउंड को देखो, यहां पे आपको साउंड क्या दे रहा है, और यहां पे क्या दे रहा आई। देखो यहां पे दे रहा है और यहां पे दे रहा लाइट, तो आई। अंतर हुआ कि नहीं? इस तरह से हमारे 20 साउंड बनते हैं वोवल्स के, और इसी तरह से हमारे बन जाते हैं कॉन्सोनेंट के 24 साउंड, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि देखो जब साउंड आता है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप को लेटर से जनरेट करता है। तो इंग्लिश में अगर हम लेटर की बात करें, जिनको आप अल्फाबेट बोलते हो, ये होते हैं 26। ये 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें आपके 5 वॉल्स होते हैं और 21 आपके होते हैं कॉन्सोनेंट। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। आपने देखा होगा यहां से स्टार्ट हो जाती सारी चीजें इंग्लिश में, बस ये आना चाहिए, बाकी आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में अगर हम बात करें, कोई भी कितना भी बड़ा पैसेज हो, उसमें 26 लेटर होते हैं। 27 तो कभी तक हमने देखा नहीं, और जब भी हो जाएगा तब बता देना हमको। अभी तक 26 ही होते हैं, ठीक। और ये 26 किस तरह से काम करते हैं, अच्छा विजिबल नहीं हो रहा है तो आप में थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। देखिए, अब यहां से इंग्लिश को बनाते हैं, बिल्डअप करता है। आपने ना बायो पढ़ी होगी, और बायो में एक चैप्टर पढ़ा होगा सेल, कोश का। तो देखो सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट फंक्शन होता है या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके फंक्शन को रन कराने के लिए। अच्छा, सेल जितने भी हो जाते हैं, सेल मिलकर बनाते हैं एक टिश्यू। क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू बनाते हैं एक ऑर्गन, और ऑर्गन बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, और तब जाके बनता है एक हमारा बॉडी का। क्लियर? सेम अगर हम इसी तरह से इंग्लिश की बात करते हैं तो देखिए, इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई जो होती है इंग्लिश की, इसको बोलते हैं आप लेटर। और जब लेटर बहुत सारे मिलने लगते हैं तो बनाते हैं वर्ड, और जब वर्ड बहुत सारे मिलने लगते हैं तो बनाते हैं सेंटेंस,
और जब सेंटेंस बहुत सारे मिलते हैं तो आपका बनता है पैराग्राफ। ठीक, जिस तरह से हमने देखा कि छोटी से छोटी इकाई हमारे इंसान के अंदर सेल हो सकती है, तो उसी तरह से इंग्लिश के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर। लेटर कंबाइंड होते हैं, वर्ड बनते हैं, और वर्ड कंबाइंड होते हैं, सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस कंबाइंड होते हैं, पैराग्राफ बनते हैं, और इस तरह से पूरी किताब और पूरा ग्रंथ बनकर तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि लेटर की बात करते हैं, लेटर किस तरह से निकलता है, फिर आगे वर्ड पे आते हैं। ठीक, आई होप आप दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तक। ठीक, देखिए लेटर की बात करते हैं। लेटर आप लोग जानते हैं आपके ए बी सी डी, इस तरह से आपके एक्स वाई जेड 26 होते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इन लेटरों को अगर मैं कलेक्ट करूं और लेटरों को मिलाने लग जाऊं, लेटरों को मैं कलेक्ट करता हूं मिलाने लग जाऊं, तो एक प्यारा सा निकल के आएगा आपका वर्ड। अब ध्यान देना, मैंने किया क्या? मैंने सिर्फ लेटर को ऐड ही तो किया भाई, यही तो करता रहा हूं मैं, लेटर को ऐड करता जा रहा हूं। क्लियर है? अच्छा, लेटर को ऐड करना हमारी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती है वर्ड की। इंपोर्टेंट फैक्ट है, लेटर को कंबाइन करना वर्ड की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। लेटर के साथ कंबाइन करने के साथ हमें मीनिंगफुल सेंस भी देना होगा। जब तक हम मीनिंगफुल सेंस नहीं देंगे तब तक वर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे मैंने बोला, मेरे पास एक बी है, एक ए है और एक टी है, मैंने 3 लेटर लिए। इन तीनों लेटरों से अगर मैं बी ए टी बोल रहा हूं तब ये वर्ड, क्योंकि बी ए टी को जब मैंने कंबाइन किया तो इसका एक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है बल्ला, आप लोग जानते हो। लेकिन इसको बोलो टी बी ए, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हमारे वर्ड की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम देखते हैं तो वर्ड की यहां से अगर हम डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं, तो डेफिनेशन क्या होगी? A combination of letter, क्या बोला? A combination of letter that makes a meaningful sense. A combination of letter that makes a meaningful sense is called word. ऐसे इसके बाद अगर हम बात करते हैं, लेटर के बाद वर्ड आया, वर्ड के बाद बनाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, सेंटेंस क्या होगा? सेम जिस तरह से हमने लेटरों को मिलाकर और उसके साथ एक मीनिंगफुल सेंस को डाला था, वर्ड बना था, सेम इस बार हम क्या करेंगे? अब वर्डों को मिलाएंगे इस तरह से, और इसमें भी हम इंपोर्टेंट चीज क्या होगी? मीनिंगफुल सेंस देंगे। जब तक हम मीनिंगफुल सेंस नहीं डालेंगे तब तक वो सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो इसकी अगर डेफिनेशन बनाए तो बना सकते हो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, क्या बोलेंगे? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या बोला मैंने? दोबारा से रिपीट करते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर वर्ड की बात करें तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड। क्लियर है? अच्छा, लेटर क्या होता है? अपना सिंगल यूनिट इकाई होती है। ए बी सी डी ये क्या होती है? सिंगल होती है। जिस तरह से हम अगर इंसान की बात करते हैं सेल होता है, सेम इंग्लिश के अंदर क्या होती है? यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं लेटर। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेंटेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने ग्रामर को बनाने के लिए या पूरे इंग्लिश को अगर समझना है तो हमें सेंटेंस को समझना ही पड़ेगा। अब देखिए सेंटेंस की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे आके चलते हैं। देखिए भाई, सेंटेंस अगर हम बात करते हैं कि सेंटेंस का जन्म कैसे हुआ और किन कौन कौन से लोग सेंटेंस बनाने के लिए आए, तो मैंने बात करी तो सेंटेंस को बनाने के लिए 3 लोगों से बात करी। एक ने बोला कि एक था सब्जेक्ट, एक था वर्ब और एक था ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों का बड़ा मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, और ये तीनों अगर साथ में रहते तब भी जाके क्या बनाते हैं? ये सेंटेंस बनाते हैं। देखते हैं, बात करते हैं। सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने पहले बोला कि 3 चीजों से हम बात करेंगे, रूबरू होंगे। नंबर 1 सब्जेक्ट से, एक होगा आपका वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। अब समझना, अब मैंने कहा कि सर मेरे को ना ऐसे समझते हैं कि मेरे को सेंटेंस बनाना, और सेंटेंस बनाने के लिए मैंने 3 लोगों से बात करी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बात होती है कि सर सब्जेक्ट की जगह कौन कौन आएगा? सब्जेक्ट की जगह कौन कौन आएगा? तो सब्जेक्ट की जगह आने के लिए 2 बंदे राजी हुए, एक हुआ नाउन और एक हुआ प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको।
सब्जेक्ट की प्लेस पर सिर्फ दो ही लोग आ सकते हैं, या तो नाउन आएगा नहीं तो प्रोनाउन आएगा। सपोज करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन दोनों ही कहीं चले जाते हैं घूमने, तब कौन आएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तब कौन आएगा? तब इनके खुद के जन्म दिए हुए दो बच्चे हैं जिनको बोलते हैं आप इन्फिनिटिव, और एक होता है आपका जीरन। इन चारों के अलावा पांचवा कोई आता भी नहीं है सब्जेक्ट की पोजीशन। या तो नाउन आएगा, नाउन नहीं प्रोनाउन आएगा, नाउन प्रोनाउन नहीं तो इन्फिनिटिव आएगा, और इन्फिनिटिव में तो जीरन आएगा। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मैंने बोला अगर राम प्लीज, ठीक है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये राम आप लोग जानते हो ये नाम है, तो नाम को इंडिकेट करने के लिए कौन आता है? नाउन आता है। ठीक, अगर मैं राम को रिप्लेस करूंगा तो मुझे प्रोनाउन चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं ही प्लीज, मैंने राम की जगह लगा दिया ही को। क्लियर हुआ? प्रोनाउन आ गया। अब प्रॉब्लम आती है कि सर ये इन्फिनिटिव और जीरन किस तरह से सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं? तो देखिए पहले तो इन्फिनिटिव होता क्या है? इन्फिनिटिव होता है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिए, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जीरन क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब जब टू प्लस V1 एज ए सब्जेक्ट काम करेंगे तब ये इन्फिनिटिव होगा, वी की आईएनजी फॉर्म एज ए सब्जेक्ट काम करेगी जब जीरन होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब समझना बात को, इज है हमारा वर्ब, ये क्या है हमारा भाई? वर्ब से पहले जो पोजीशन होती है वो तो सब्जेक्ट की होती है। आप कहोगे सर ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, ये नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, इसमें वर्ब में आईएनजी लगाई है। तो वर्ब में जब आईएनजी लगती है और वो सब्जेक्ट की जगह काम करता है तो इस फॉर्म को हम जीरंड बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, आप कहोगे सर टू बी के साथ बताओ। मैंने बोला टू एर इज ह्यूमन। अब देखो टू ये वर्ब होती है, एर का मतलब क्या होता है? गलती करना। तो गलती करना ह्यूमन की आदत होती है, तो यहां पर ये वर्ब, सॉरी वर्ब यहां पे ये है, और ये वर्ब है V1 वाली जो कि टू के साथ आई है, और टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो क्या बना रही है? यहां पर सब्जेक्ट की जगह आकर इन्फिनिटिव बना रही है। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद आते हैं, सब्जेक्ट के बाद आते हैं सीधा ऑब्जेक्ट की तरफ। जो काम सब्जेक्ट ने किया, ध्यान दो, जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आए नाउन प्रोनाउन, सेम वे में ऑब्जेक्ट की जगह नाउन ही आएगा और प्रोनाउन आएगा। नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा तो आपको क्या आएगा? इन्फिनिटिव आएगा, नहीं तो जीरन आता है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वर्ब की बात करते हैं। देखिए वर्ब की बात करते हैं। वर्ब होता क्या, कहां से इसका लॉन्च हुआ था? देखिए वर्ब, वर्ब जो वर्ड है ये है वर्बम, और वर्बम का मतलब होता है मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वर्बम का मतलब। किसी भी सेंटेंस में जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। अच्छा देखो, हम यहाँ पे अगर मैंने बोला था वर्ब जो पढ़ने जा रहे हैं, तो यहां पर हम स्ट्रक्चरल वर्ब पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल वर्ब, फंक्शनल वर्ब हम बाद में देखेंगे जिसमें आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आता है, उसको हम बाद में देखेंगे। जीरंड भी होती है, इन्फिनिटिव भी आती है, पार्टिसिपल भी होती है, उन चीजों को हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम क्या सीखने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे वर्ब को ना हम दो भागों में बांटेंगे। अच्छा, एक वर्ब होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है मेन वर्ब। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो वर्ब हमारी होती है दो तरह की। एक होती है सर हेल्पिंग वर्ब और एक होती है सर मैन वर्ब। अच्छा, मैन वर्ब क्या होती है? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कहते हैं ना मैन है, जो सेंटेंस में मैन होगी उसको बोलेंगे मैन वर्ब। अच्छा, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सेंटेंस में ये मैन वर्ब है या फिर ये हेल्पिंग वर्ब है? तो देखो, मैन वर्ब को पहचानने की दो चीजें समझ लीजिएगा। एक तो इसका हिंदी अगर करें, हम हिंदी में अगर इसका साउंड बात करें तो हिंदी का अगर साउंड आएगा इसमें ना का, जैसे खेलना, कूदना, हंसना, रोना, नहाना, धोना,
जिसमें आपका नाउ साउंड आ रहा है ना, वो वर्ब क्या कहलाएगी, आपकी मेन वर्ब कहलाएगी। क्लियर। सेकंड चीज होती है इसकी 5 फॉर्म बननी चाहिए। कितनी फॉर्म? 5 फॉर्म। अभी तक आपने 3 फॉर्म देखे होंगे, 2 फॉर्म और होती हैं, 5 फॉर्म बनानी हो तो कह सकते हैं इट हैज 5 फॉर्म्स। नंबर 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखिए मैंने एक वर्ब ली, मान के चलो मैंने लिया प्ले, ठीक। अब प्ले मैन वर्ब है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए प्ले का मतलब क्या होता है? हिलना, ठीक। हिंदी का साउंड में देखा ना रहा है अभी तक तो ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बोली कि इसकी 5 फॉर्म बननी चाहिए। क्या 5 फॉर्म बन रही है? चेक करते हैं। प्ले आपने देखा होगा प्लेड होता है, थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। ये देखो वर्ब की चौथी फॉर्म होती है, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ध्यान देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं? आईएनजी ऐड करते हैं, तो प्लेइंग हो जाएगा। और 5वीं फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस ऐड करते हैं, तो प्लेज हो जाएगा। क्लियर वर्क नहीं हुआ है? तो 5 फॉर्म इसकी बन पा रही, तो हम कह सकते हैं कि प्ले क्या है? एक मेन वर्ब है, ठीक। अच्छा इसमें भी हमें देखना होता है प्ले, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं ना, इसको बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। और जो बेस फॉर्म होती है ना, वो हमेशा अपने आप को प्लूरल बनाती है। क्या बनाती है? प्लूरल। और जब बेस फॉर्म में, ध्यान दें बेस फॉर्म में हम एस या ईएस ऐड करते हैं ना, तो वो बनती है आपकी सिंगुलर वर्ब। क्या बनती है? सिंगुलर वर्ब, ठीक। अच्छा ये वाली जो वर्ब होती है आपकी पहली और 5वीं, ध्यान देना पहली और 5वीं दोनों वर्ब का यूज हम सिर्फ और सिर्फ टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हो। क्या नहीं करते? सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या 5वीं फॉर्म होगी। इसकी बात करें सेकंड फॉर्म, ये आपकी पास्ट की वर्ब होती है। ये पास्ट की वर्ब होती है, और आपके जितने भी पास्ट के टेंस होंगे, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, वहां पे इसका यूज होता है। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे मैं इसको ना थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। यहां तक दिख रहा है सर? ठीक है, यहां तक देखते हैं। अच्छा ये वाली जो फॉर्म होती है ये आपकी परफेक्ट की होती है, और ये आपकी कंटिन्यूअस होती है। अच्छा यहां से आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिख रही होगी कि टेंस भी क्लियर हो रहा है आपके। प्रेजेंट बोल दिया मैंने, प्रेजेंट में V1 होगा, V5 होगा, V2 में अगर बात करें तो पास्ट की फॉर्म होगी, V3 की बात करें तो परफेक्ट कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पर कंटिन्यूअस हो रहा है। अब आपको सोचने वाली बात होगी सर फ्यूचर कहाँ गया? फ्यूचर की बात करने के लिए हम थोड़ा सा इधर आएंगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करते तो हेल्पिंग वर्ब होती हैं 2 तरह की। हेल्पिंग वर्ब होती हैं 2 तरह की, एक होते हैं मॉडल्स और एक होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी। देखिए मॉडल्स की अगर बात करें तो मॉडल्स में आपने पढ़ा होगा कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल, वुड, शुड। अच्छा इसमें यूज टू और डेयर, देखो मैंने डेयर के साथ नॉट लगाया, डेयर नॉट साथ में आएगा तब वो मॉडल्स होगा, ध्यान देना डेयर नॉट और नीड नॉट, ये चीजें हमारी मॉडल्स में होती है। इसमें आपने देखा होगा विल और सेल, तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आता है, तो ये चीजें हमें प्रेजेंट में ले जाएगी, क्योंकि मॉडल्स में जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है इनका मतलब होता है पॉसिबिलिटी। तो फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में भी क्या होता है? पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इससे बात करते हैं वर्ब के सेकंड पार्ट जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके मॉडल से बात करते हैं। अच्छा सबसे जो इंटरेस्टिंग वाली चीज है वो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऐसी वर्ब होती है, इसको बोलते हैं नालायक वर्ब। कभी तो इसका नेचर मैन वर्ब चला जाता है और कभी इसका नेचर चला जाता है हेल्पिंग वर्ब की तरफ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये बेसिकली 3 तरह की होते हैं, एक होती है बी की फॉर्म, एक होती है हैव की फॉर्म, और एक होती है डू की फॉर्म। आप जानते होंगे बी की फॉर्म में आपका एज एम आर होता है, प्रेजेंट के लिए एज एम आर होता है, और पास्ट के लिए वॉज या वर होता है। हैव में आपका हैज होता है और हैड होता है, और डू में आपका डज और डिड होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वर्ब की चीजों के बारे में बात की, तो वर्ब को फिर फर्दर से मैं रिवाइज कराता हूँ कि वर्ब हमारी 2 तरह की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एक वर्ब आपकी हेल्पिंग होती है और एक आपकी
मैन वर्ब होती है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैन वर्ब को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज बताया, उसका साउंड देखो, अगर हिंदी हो रहा है, हिंदी में उसका ना आ रहा है तो वो क्या है, मैन वर्ब है। सेकंड क्या है, उसके 5 फॉर्म अगर बन पा रही हैं तो वो मैन वर्ब की कैटेगरी में है। इधर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब फर्दर 2 तरह की होती है, मॉडल्स होती है और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। मॉडल्स में आपने कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, यूज टू, डेयर नॉट और नीड नॉट के बारे में पर देखा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आपकी 3 वर्ब बेसिकली होती हैं, इसमें बी की फॉर्म प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर होती है और पास्ट के लिए वॉज वर्ब होती है। हैव की बात करते तो हैव में हैज और हैड होती है, डू के साथ बात करें डज और डिड होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि सर आपने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जब मेरे को बताया तो आपने बोला कि सर ये हेल्पिंग वर्ब है और क्या है, मैन वर्ब है। तो आपने एक चीज बताई थी कि मैन वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें साउंड चेक करना पड़ेगा और 5 फॉर्म चेक करनी पड़ेंगी। तो क्या फिर हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसको देखते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद, ठीक है। थैंक यू।